जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। वॉर रूम में बैठकर चुनाव को लेकर वे फीडबैक भी ले रहे हैं। दरअसल वॉर रूम में नेताओं के साथ कमलनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव होना है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और विधानसभा सीट पर वोटिंग को लेकर कांग्रेस भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, जिसके चलते पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर सभी अधिकारियों के साथ में फीडबैक ले रहे हैं। चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर 230 विधानसभा सीटों पर किस प्रकार की वोटिंग की जा रही है, क्या प्रतिशत वोटिंग का वहां पर रहा है और 230 विधानसभा सीटों का आज जो है विश्लेषण और बारीकी से मॉनिटरिंग कमलनाथ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, पीसीसी चीफ कमलनाथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं और कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने के साथ ही जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सीटें हैं और इन 230 सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर बनी हुई है। चूंकि इसके पहले देखा गया था कि सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की ओर से भी ताबड़तोड़ दौरे, चुनावी सभाएं, रैलियां की गई, जनता के बीच पहुंचा गया, पैर जमाने की कोशिश की गई और आज आखिरकार वो निर्णय का दिन, वो आखिरी दिन जब जनता ये तय करेगी कि आखिर जनता को अपना मत किसे देना है, अपना अधिकार किसे देना है। और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ भी मध्य प्रदेश खासतौर पर भोपाल पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचे जहां वे 230 विधानसभा सीटों पर पैनी नजर रख रहे हैं और चुनाव को लेकर, वोटों को लेकर मॉनिटरिंग भी लगातार कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ में चर्चा की जा रही है, बैठक भी की जा रही है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कमलनाथ की खासतौर पर कांग्रेस की 230 विधानसभा सीटों पर पैनी नजर। चूंकि इसके पहले कांग्रेस ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं सभी 230 विधानसभा सीटों पर कर चुकी है। लगातार ताबड़तोड़ दौरे, ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की गई। जीत की पूरी कोशिश सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता निर्णायक भूमिका में अक्सर ही रहती है और इस बार भी जनता ही तय करेगी कि आखिर जनता को सत्ता पर किसे बिठालना है। क्या 2018 के परिणाम फिर से दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे, देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। के पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है, सबने मुझे तो वीडियो भेजे। एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी कार्यकर्ता का फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया। मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सर, बीडी शर्मा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है और क्या ये अब कहें क्या, मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आगे कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी है? सर, कई जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टरों से आपकी बात हुई है? बहुत सालों से हुई, कल से हो रही। हाँ, मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी। वो मुझे सही है, तब मैं चेक करता हूँ। और बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह पे मतदान लगातार जारी है और इसी को चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मतदान को लेकर क्या कुछ अपडेट है और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अप टू यू, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया कृतिका आपका, और कई और मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आज जो मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर, उस पर चर्चा करेंगे। नेहा बग्गा जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिथुन अहिरवार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सरमन नगेली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी मैं इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला जो मैं सवाल है वो मैं मिथुन जी से करना चाहूँगा। मिथुन जी, अभी हम सुन रहे थे कमलनाथ जी को कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन का जो है गलत प्रयोग हो रहा है, शराब बांटी जा रही है, इस तरीके के आरोप
ऐसे वक्त में जब मतदान शुरू हो गया है, अब तो ये बात होनी चाहिए कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो कल शाम तक थम जाना चाहिए था। आज भी जब मतदान हो रहा है तब इस वक्त के बयान आना किस तरीके से लें इनको? देखिए, वो तो पत्रकारों से बात कर रहे थे, सुबह उनको हमने वोट डालते हुए भी देखा, और अब आप पत्रकार साथियों के जो सवाल थे, मुझे खुशी हुई आपने पूरा वीडियो इससे पहले भी जब वो मतदान किया उन्होंने, जो छिंदवाड़ा से तस्वीरें आ रही थी, तब भी वो यही सेम बात कर रहे थे। सभी प्रश्नों में एक प्रश्न वीडी शर्मा जी के नाम से भी आया कि वीडी शर्मा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यही आरोप लगाए। तो जिन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि लगा रहे हैं तो उसका जवाब भी देना है। मैं तो मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के मतदान करें। 2018 में आपने जिस सरकार के लिए वोट दिया था, उसी सरकार के लिए दोबारा आपको वोट करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके अधिकार को छीन लिया था, उस अधिकार को वापस लेने को। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मध्य प्रदेश को महिला अत्याचार में, मध्य प्रदेश को बच्चियों से बलात्कार में, मध्य प्रदेश को दलितों आदिवासियों से अत्याचारों में नंबर 1 बना दिया, मध्य प्रदेश को जिसको इन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, मध्य प्रदेश को जिसको इन्होंने जो कुपोषण होता है उसमें इन्होंने नंबर 1 बना दिया। मध्य प्रदेश में 40 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड, 1 करोड़ से ज़्यादा अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश जिसमें कि 30 किलोमीटर की गति से हवा चलने पर महाकाल लोग धराशायी हो जाता है। पहली बारिश में कारम डैम फूट जाता है। एक बारिश जो है मंडीदीप का 500 करोड़ का पुल नहीं सह पाता। तो ऐसे भ्रष्टाचार के प्रामाणिक आरोप नहीं, आपने जहां पर ऐसे बड़े बड़े इनके रेत के महल देखे, इस मध्य प्रदेश को इस भारतीय जनता पार्टी की गैर चुनी हुई सरकार से आप मुक्ति दिलाइए, अपने अधिकार का प्रयोग करिए, अपने राइट को एक्सरसाइज करिए और मध्य प्रदेश को अगले 10-15 साल तक चलने वाली विकास के आधार पर चलने वाली सरकार दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति पाने का आपका ये अवसर है, इसके लिए प्रयास करिए। नेहा बग्गा जी, एक लंबी फहरिस्त गिना दी मिथुन जी ने, इसका जवाब तो आप दे ही, साथ में जो कमलनाथ जी कह रहे थे उन आरोपों पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। सबसे पहले तो BSTV के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो अभी तक नहीं निकले हैं वो घर से बाहर निकलें और जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपनी आहुति दें, अपना वोट ज़रूर देकर आएं। क्योंकि जिस प्रकार से 18 का नतीजा आया था और कांग्रेस कुछ सीटों पर आगे निकल गई थी, उसके परिणाम हमने देखे हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसी कांग्रेस की सरकार आई, ऐसे मुख्यमंत्री कमलनाथ बने जो कॉरपोरेट मुख्यमंत्री थे, शरद जी, जो कभी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे, जिन्होंने धूल नहीं देखी, उन्होंने कभी किसान का दर्द नहीं समझा, कभी गरीब नहीं देखा, कभी पसीना नहीं समझा। और इसलिए जिस प्रकार की पीड़ा को आम जनता ने सहन किया है वो सबके सामने है। मध्य प्रदेश ने ये भी देखा है कि 45,000 किलोमीटर की जो सड़कें कांग्रेस छोड़ के गई थी उसको 5 लाख किलोमीटर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश ने यह भी देखा है कि जब जब कांग्रेस आई है तब तक राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इसीलिए सिद्धार्थ कुशवाहा जो ट्रेन में शराब पीकर महिला के साथ छेड़खानी करते हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आज के समय। इसलिए जीतू पटवारी जो महिला को 500-500 रुपए लेकर पोखली में बिक जाने वाली कहते हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आज। इसलिए कमलनाथ जो आइटम कहकर महिला को संबोधित करते हैं, जो 84 के दंगों में संलिप्त रहे, जिन्होंने हत्याएं करवाई, बलात्कार करवाए, बच्चों को कुत्तों के हवाले कर दिया, वो आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसीलिए बैजनाथ कुशवाहा जिन्होंने अपनी ही भाभी की हत्या की वो आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। इसीलिए कपिध्वज सिंह जो 10,000 रुपए के इनामी हैं वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। और इसीलिए मुरली मोरवाल जो टिकट बदल के मुरली मोरवाल को फिर से दिया, उनके बेटे करण मोरवाल ने कांग्रेस पार्टी की ही नेत्री के साथ में रेप किया, उसको प्रताड़ित किया मानसिक शारीरिक तौर पर, और वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो जो महिला अपराध में ऊपर से नीचे तक संलिप्त है कांग्रेस पार्टी, वो यहाँ पर बैठ के अगर ज्ञान देगी तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से गर्त में हमेशा मध्य प्रदेश को डाला है और उसको वापस से पटरी पे लाने का काम, शांति का टापू बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसीलिए मैं यही अपील करूंगी कि एक राष्ट्रवादी सरकार, एक मध्य प्रदेश के विकास की सरकार, एक जन कल्याणकारी सरकार और एक आपके हितों में 24 घंटे 365 दिन उपलब्ध रहने वाली सरकार आप सभी बनाइए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो संगठन के तौर पर विचार लेकर और सरकार के तौर पर जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आप तक पहुंचती है। नेहा जी, आपकी बात आ गई है, मैं आऊंगा आपके पास में। हमारे सहयोगी विवेक राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विवेक के पास जाना चाहूंगा। विवेक, आप कहाँ हैं इस वक्त में और क्या अपडेट चुनाव को लेकर, जो मतदान आज हो रहा है उसको लेकर आपके पास है? विवेक।
देर पहले ही कमलनाथ वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, वॉर रूम में बैठे थे और लगातार पल पल की जो अपडेट है 230 विधानसभा सीटों की लगातार लेते नजर आ रहे थे। मगर जब वॉर रूम से निकले तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी के ऊपर जो आरोप है शराब और पैसे बंटवाने का, वो कहीं ना कहीं लगाते नजर आए। आज सुबह से ही मतदान शुरू हुआ, मगर मतदान शुरू होने के जस्ट बाद ये जो आरोप है वो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई दे रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की यदि तमाम सीटों की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के जो महिला वोटर है वो घरों से निकली लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, जब महिला वोटर मतदान करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों राजनीतिक पार्टियों की यदि बात करें तो दोनों राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता भी तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार बीएसटीवी की टीम अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और वही बात की जाए वोट प्रतिशत की, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है जो मतदान प्रतिशत है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। मगर कांग्रेस की यदि बात की जाए तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपसे हम आगे संपर्क करेंगे और जो जानकारी है अपडेट है वो लेते रहेंगे। लेकिन मैं जो शर्मन नेगिली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। शर्मन जी, जो बात अभी कमलनाथ कह रहे थे, हालांकि उसका जवाब नेहा बग्गा जी ने दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों से ऐसी बातें सामने आ रही हैं, चाहे दिमनी की जो हाई प्रोफाइल सीट है वहाँ पे फायरिंग की खबर है, भिंड में जो प्रत्याशी हैं उनको नज़रबंद किया गया है, इस तरीके की खबरें कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं। देखिए माननीय शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो BSTV के जो आपके दर्शक हैं और जो मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 60 लाख से अधिक मतदाता हैं जिन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है, वो इस लोकतंत्र के उत्सव में नैतिक मतदान बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना जरूर करें और अपना हिस्सेदारी इस चुनाव में जरूर निभाएं। देखिए, जो मध्य प्रदेश का जो इस समय का चुनाव चल रहा है, राइट फ्रॉम 1956, इस बार का चुनाव बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही संघर्ष वाला और बहुत ही अलग तरह का चुनाव है। मध्य प्रदेश की परंपरा ऐसी नहीं रही है कि मध्य प्रदेश का चुनाव हिंसक हो जाए। इस बार का चुनाव हिंसक हो गया। इस बात को दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के जो भी राजनीतिक दल इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे वो प्रांतीय राजनीतिक दल हो, उनकी सत्ता की हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो किसी ना किसी प्रकार से सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये परंपरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में थी, जो मध्य प्रदेश में देखने में आ रही है। मैं एक पत्रकार के नाते अपील कर सकता हूं, कह सकता हूं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कि ऐसे लोगों को मतदान करें, ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें जो आपको किसी चीज का लाभ, प्रलोभन, आपको किसी चीज में रिझाने का, उसको आपको अपने प्रति आकर्षित करने का काम ना करता हो। अब देखिए, जो इस समय जो जैसे कि आपने माननीय कमलनाथ जी का भी कहा है और जो दिमनी से भी आपने बात बोली है, दिमनी विधानसभा क्षेत्र जो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, ये पूरा देश का एक केंद्र बन गया है विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई इस चुनाव में जो मध्य प्रदेश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुई है। इससे राजनेताओं को बचना चाहिए। आप एक स्वस्थ चुनाव करें, आप निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर चुनाव की प्रक्रिया में भागीदारी करें, जो मध्य प्रदेश की परंपरा रही है। अब इस चुनाव में देखिए 2-3 चीजें मैं माननीय शरद जी कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहला तो ये है कि जो 18 से 19 साल का वोटर है वो 22,34,000 से के लगभग है, और जो 20 से 29 साल का वोटर है वो 1,41,85,285 के लगभग वो वोटर है, और 1,18,00,000 से अधिक महिला वोटर हैं जो लाडली बहना योजना के अंतर्गत कवर होते हैं। इन मतदाताओं को जिस भी राजनीतिक दल ने अपने पक्ष में करने की कोशिश कर ली, उसकी सरकार बनना निश्चित है। एक तरफ जहां एंटी इनकम्बेंसी है, चरम पर है, उसी एंटी इनकम्बेंसी के बीच में एक बैरियर बन के खड़ी हो गई है लाडली बहना योजना। तो जो मध्य प्रदेश का जो मतदाता है, यंग वोटर है, जिसकी संख्या ज्यादा है, और जो महिलाएं हैं वो लाडली बहना योजना के साथ में जाते हैं या वो एंटी इनकम्बेंसी के साथ में जाते हैं। जिसके साथ में जो मैंने आंकड़े दिए हैं वो मतदाता चला गया, उसकी सरकार लगभग बनना तय है। और देखिए, एक और चीज है कि इस चुनाव में एक बहुत ही एक ऐसी चीज निकल कर आई है कि दोनों ही राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवार ज्यादा नहीं उतारे। किसी भी राजनीतिक दल ने
उतने टिकट नहीं दिए जितने टिकट का लोकसभा में या राज्यसभा में बिल पास हुआ है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की। ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने 30 उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 27 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में, और जो यहाँ का जो बेरोजगार है, जो यहाँ के जिनकी जरूरत है, उनके साथ में उतना न्याय नहीं हो पाया जितना न्याय होना चाहिए था। ठीक कह रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो लगता है कि जब आने वाले समय में जब मतदाता और घरों से बाहर निकलेंगे तो देखना होगा कि क्या ट्रेंड उनका रहता है। लेकिन दरअसल ये जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन से मुद्दे ज़्यादा भारी रहेंगे, हम लगातार अपनी स्क्रीन पे वो घोषणा पत्र भी दिखा रहे हैं जो दोनों पार्टियों ने अपने अपने ओर से जारी किए हैं, और ये वादे किए हैं जनता से कि जब वो अगर वो आते हैं सरकार में तो फिर उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मिथुन जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, क्या लगता है कि जो वादे आपने किए उन वादों पर जो जनता है वो आज कितना भरोसा करेगी और कितना आपके पक्ष में जो मतदान है वो करेगी? देखिए, एक विजन जो कमलनाथ जी का है वो सामने आया कि कमलनाथ जी ने आज से 6 महीने पहले से सारी योजनाएं अनाउंस कर दी थी, जो हमारी 5 फ्लैगशिप योजनाएं। तो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, तो वो जो महिलाओं की मिनिमम इनकम गारंटी की चाहे स्कीम हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे सिलेंडर को कम कीमत में देना हो, सभी राज्यों में हमने लागू किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 जून से महिलाओं के खातों में पैसे डालने को एक जो उनका काम को एक गेम चेंजिंग काम बता रही है, जो बता रही है कि महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को मानना चाहिए कि 10 जून से पहले महिलाओं के साथ आप ही की सरकार अन्याय कर रही थी। क्योंकि हमने जहाँ जहाँ ये योजना लागू करी है तो हमारे सभी राज्यों में लागू करी है। आपके शासित उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई योजना नहीं, आपके शासित गुजरात में कोई ऐसी योजना नहीं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जीत गई तो क्योंकि आपकी एक नेशनल पॉलिसी नहीं है, इसलिए आप मध्य प्रदेश में भी इसको बंद कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारी साथी ये बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए हमने इतने सारे कथित बलात्कारियों को यदि टिकट देती है तो आपकी निकम्मी, नालायक और नाकारा सरकार क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई, इसका तो आपको जवाब देना ही चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए कि यदि आरोप लगाने से कोई व्यक्ति बलात्कारी साबित हो जाता है आपके अनुसार, तो कैलाश विजयवर्गीय ने क्यों बलात्कार किया, फिर आपको इसको जवाब देना चाहिए। और क्या बलात्कार करना ही उनकी एकमात्र एंटाइटलमेंट है जिसकी वजह से आपने उनको टिकट दिया? आपको बताना चाहिए वो कैलाश विजयवर्गीय जो कहता है कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनसे श्रद्धा निकले, तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक लिस्ट जारी करने वाली है कि महिलाओं के ऐसे कौन से कपड़े हैं जिनको देख करके भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा निकलती है, और कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता देख करके उनकी हवस सामने आती है? इस बात की आपको एक लिस्ट देनी चाहिए। वो कैलाश विजयवर्गीय जो आसाराम की आरती कर करके गाते हैं ये बंधन तो प्यार का बंधन है, आसाराम से ऐसा कौन सा बंधन भारतीय जनता पार्टी का, ये उनको बताना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी जो कुलदीप सेंगर से लेकर के ब्रजभूषण सिंह जैसे मोलेस्टर्स के साथ अगर खड़ी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए क्या यही आपका महिला सुरक्षा के प्रति स्टैंड है। मैं तो वादों पर आना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, मध्य प्रदेश में हम 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह देंगे। 9वीं 10वीं ये बच्चे होते हैं सर, ये वोटर नहीं होते। हम वोटरों के आगे जाकर के भी काम कर रहे हैं कि जो वोटर्स नहीं है, जो इस प्रदेश का भविष्य है, उनके लिए हम लोग काम करें। 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोग जो है वो एक मिनिमम इनकम हर महीने की देंगे, ताकि पैसे के अभाव में किसी को अपनी शिक्षा बीच में ना छोड़नी पड़े। इनके लिए शिक्षा तो फ्री रहेगी। हम साथ ही साथ 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज मध्य प्रदेश में जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं। हमने देखा है व्यापम में कैसे 50 से ज्यादा मौतें हुई, हजारों करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, लेकिन इनकी आखिरी समय तक भी सरकार ने उससे कोई सबक नहीं लिया। और जो मध्य प्रदेश की राजधानी को दिल्ली बताते हैं, ऐसे इनके पटवारी एग्जाम के टॉपर्स को 15-15 लाख रुपए देकर के इन्होंने नौकरी दिया। इनके विधायक के कॉलेज में यदि कोई व्यक्ति एग्जाम दे दे तो उसकी सुरक्षा, उसका चयन सुनिश्चित हो जाता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप वोट करें, इस सरकार के खिलाफ। उनके भी बहुत सारे वादे हैं। नेहा बग्गा जी, मैं चाहूंगा कि आपके जो वादे थे उन पर कितना जो जनता है वो भरोसा कर रही है, और मैं चाहूंगा कि आप मिथुन जी ने जो आरोप लगाए हैं उनका भी जवाब दें। शरद जी, मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताओं की सोच पर कि ये महिलाओं को अभी भी उपभोग और हवस की वस्तु समझते हैं और इसीलिए इस प्रकार के शब्द निकल कर आते हैं। मैंने कोई आरोप नहीं लगाए, ये इनके द्वारा दिए गए एफिडेविट्स हैं जो चुनाव आयोग को कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जमा किया है कि इनके ऊपर ये प्रकरण दर्ज हैं और उसकी कानूनी प्रक्रिया से ये लोग 2-4 हो रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। और मुरली मोरवाल का बेटा करण मोरवाल ने आपकी पार्टी के साथ महिला के साथ छेड़खानी की थी, ये भाजपा के आरोप नहीं है मिथुन जी। ये जनता जानती है कि खुद प्रियंका गांधी उस समय नारा दे रही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, वो लड़की दर भटक रही थी और आपके नेताओं ने किस प्रकार से अनसुनी की, किस प्रकार से प्रियंका गांधी सिलेक्टिव हो गई और उस महिला को नहीं देख पाई जो नारा
नारा दे रही थी लड़की हूं लड़ सकती हूं का। दूसरी बात, मैं भी मानती हूं कि कमलनाथ जी बहुत बड़े विजनरी हैं, इतना बड़ा विजन है उनका शरद जी कि मध्य प्रदेश के लिए उनके पास एक इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री नहीं आई, पर तमाम सारे उद्योग जो हैं कमलनाथ जी ने स्वयं के लिए खड़े किए, एक भी मध्य प्रदेश में नहीं खड़ा किया। उदाहरण के तौर पर अल्जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश में नहीं है, नकुल सिक्योरिटीज, बकुल होर्डिंग्स, ईएमसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एयरस्पन प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, शाखा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, और जो मैनेजमेंट का कॉलेज है वो भी मध्य प्रदेश से बाहर है। इतने बड़े उद्योगपति, इतने बड़े विजनरी कमलनाथ, जो सिर्फ झुंझुना देना जानते थे, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का 2018 में भी कहा था, पर एक भी युवा ऐसा नहीं खड़ा कर पाया जिसको 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया हो। 51,000 रुपए बेटियों के विवाह निकाह कहा था, उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रह गई। मैं आपको बताऊं कि जिस लाडली बहना योजना का आप यहाँ पे माखौल उड़ा रहे हैं, ये चुनावी जुमला आपकी तरह नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिन बेटियों के आप पूजन पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि यह नौटंकी है, कमलनाथ कहते हैं कि ढकोसला है, आज उस मान्यता से हमारा भारतवर्ष चल रहा है। और इसीलिए भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, भ्रूण हत्या के में कमी लाकर 1000 पर 912 जो बच्चियां हुआ करती थी, आज वो 970 हो गई। मिथुन जी, आपके लिए छोटी बात होगी, आपकी पार्टी ने वैसे ही महिलाओं बच्चियों को सिर्फ तंदूर कांड में झोंकने का एक वस्तु समझा है। और मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सशक्त करना हो, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे इकोनॉमिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, या फिर आप देखिए सामाजिक तौर पर, ये भाजपा ने किया है। आज 42 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह से जुड़कर लाखों तक रुपए कमा रही हैं। आज 50% की आबादी जो है नेतृत्व कर रही है लोकल बॉडीज के चुनाव में। इसलिए 2 लाख से अधिक हमारे पास पंच, सरपंच, पार्षद, महापौर, नगर निगम अध्यक्ष हैं। ये भाजपा की देन है। ठीक है नेहा जी, आपकी बात आ गई है। अब इस आरोप प्रत्यारोप के दौर से आगे निकलेंगे, क्योंकि अगर इस बहस में रह जाएंगे तो वो महत्वपूर्ण मुद्दे जो आज मतदान के दिन से जुड़े हुए हैं शायद छूट जाएंगे। मैं अपने पीसीआर की टीम से कहूंगा कि हम अपनी स्क्रीन पर लगातार वो मुद्दे और वो पहलू दिखा रहे हैं जो अपने दर्शकों को या जो मतदाता है उनको जानना ज़रूरी है। एक सभा मीटर का भी हमने ग्राफिक्स तैयार किया है, जो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, खास तौर से जो जिनके बीच में मुख्य मुकाबला है, उनका जो सभा मीटर है वो इस वक्त में आप स्क्रीन पर हमारी देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, और उनके अलावा कमलनाथ, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जो हैं, उनके भी जो सभाएं हैं वो उन्होंने कितनी कितनी की एक आंकड़ा मेरे पास है। राहुल गांधी के अगर हम देखें तो उन्होंने जो रोड शो हैं वो करीब 2 रोड शो किए हैं, और 13 से ज़्यादा जो विधानसभाएं हैं उनको उन्होंने छुआ है। इसी तरीके से अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, कुछ आंकड़ा उनका भी इसी तरीके से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी 7 उससे ज़्यादा दौरे हुए हैं, और 15 से ज़्यादा जो विधानसभाएं हैं उन तक वो पहुँचे हैं। मैं शर्मन नगेली जी के पास आऊँगा और इसी सभा मीटर पर मैं बात करूँगा। शर्मन जी, क्या लगता है आपको कि ये जो सभा मीटर है, जहाँ जहाँ ये नेता गए, क्योंकि हमने देखा कि इस बार जो केंद्र के नेता थे, चाहे दोनों पार्टियों की तरफ से हम बात करें, इधर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करें, खड़गे की भी बात करें क्योंकि वो भी लगातार दौरे कर रहे थे, और इधर से अमित शाह की बात करें, नड्डा की बात करें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उनकी भी लगातार रैलियां और दौरे हुए हैं। इन सब से क्या आपको लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश का चुनाव है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा किसी भी तरफ का? क्या आकलन आपका कहता है? देखिए माननीय शरद जी, एक बहुत दौर था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक किसी भी राज्य के चुनाव में या लोकसभा चुनाव में एक रीजनल मीटिंग लेते थे और पार्टी के पक्ष में मतदान हो जाता था। वो दौर निकल गया राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का, कि वो आते थे और एक मीटिंग लेते थे, पूरे स्टेट में उनके पक्ष में मतदान हो जाता था। अब ये दौर ऐसा आया डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के एज के कारण कि अब मतदाता के घर घर तक पहुंचने का लोगों का अपना अभियान चालू हो गया। और ये बात बिल्कुल सही है कि केंद्रीय नेता आता है तो पार्टी के कार्यकर्ता जरूर उत्साहित हो जाते हैं, वर्कर उत्साहित हो जाता, और उनकी विचारधारा का जो व्यक्ति है वो उससे प्रभावित होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे हुए हैं, 21 उन्होंने पब्लिक मीटिंग ली हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश में 2-3 चीजें निकल कर आई हैं जो मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है शरद जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, हाईकमान ने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में चुनाव मोदी वर्सेस बीजेपी कांग्रेस हो जाए, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव जो है ना वो कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो गया। हालांकि कांग्रेस ने यही कोशिश की थी कि शिवराज वर्सेस कमलनाथ हो जाए या कांग्रेस हो जाए, उसमें लगभग ये चुनाव उसी तरफ चला गया। कैसे चला गया मैं आपको बता रहा हूं। 116 से अधिक जो विधानसभा क्षेत्र हैं
वहां पर माननीय कमलनाथ जी ने मीटिंग की है, गए हैं, उन्होंने सभा की है। पूरे 230 विधानसभा क्षेत्र को तो उन्होंने टच किया ही है, 230 को, लेकिन वहां भी गए हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने 160 से अधिक सभाएं की हैं और उन्होंने भी 230 विधानसभा क्षेत्रों को टच किया है। इस बात को दर्शाता है कि चुनाव पूरा का पूरा कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान जी के इर्द गिर्द हो गया। जो कांग्रेस की नीति भी यही थी, रणनीति भी यही थी कि चुनाव शिवराज सिंह वर्सेस कमलनाथ हो जाए, जो कि हो गया है। अब इसमें देखिए दो चीजें निकल कर आई हैं कि दो चीजों पर एक चुनाव और केंद्रित हो गया। पहला तो ये कि एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा ये गारंटी। ये गारंटी शब्द क्यों आया? क्योंकि राजनेताओं की साख जो है ना मतदाताओं के समक्ष, मतदाताओं के बीच में कम होती जा रही है। इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की साख थी, पूरे देश में थी। तभी जब उन्होंने नोटबंदी चालू की तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनको मतदान में सफलता मिली और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बहुत अच्छे और प्रचंड बहुमत से बनी। लेकिन कर्नाटक और जो हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, वहां उनकी साख, उनकी विश्वसनीयता, उनकी जो जनता के प्रति, मतदाता के प्रति उनकी जो विश्वसनीयता थी वो कम हो गई है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता को इस चुनाव में इनकेस कर लें। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी गारंटी शब्द जो लेकर आए, माननीय राहुल गांधी जी लेकर आए, माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, तो कांग्रेस में भी गारंटी शब्द जो बार बार कहा जा रहा है प्रियंका गांधी के माध्यम से, राहुल गांधी जी के माध्यम से, तो सिर्फ इसलिए लेकर आए कि दोनों दलों के नेताओं की साख जो है ना धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसलिए वो गारंटी लेकर आए। अब दो और मैं अंतिम बात मैं एक सवाल, इससे काउंटर सवाल मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे करना चाह रहा हूं कि आपने जो बात की कि जो चुनाव है वो कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस वर्सेस या कमलनाथ वर्सेस शिवराज हो जाए, और आपका ऐसा कहना है कि ये हो भी गया। बिल्कुल। तो इसका आप फायदा या नुकसान किसको देख रहे हैं? देखिए ये सीधा सीधा इसमें जो कांग्रेस की रणनीति थी वो यही थी कि इसीलिए देखिए आरोप भी उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर लगाया। प्रियंका गांधी ने आरोप पत्र जो है ना ग्वालियर में जारी किया, दूसरा आरोप पत्र उसका रिफाइंड वर्जन कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जारी किया। और वो जो आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, घोटाले के, बेरोजगारी के, विकास के, घपले के, इस सारे के सारे आरोप वो जो है ना राज्य सरकार पर आ रहे हैं। और राज्य सरकार, विपक्ष जो रहता है उसको सरकार को घेरने के लिए राज्य सरकार ही रहता है। केंद्र के आरोप जितने लगाएंगे उतना आरोप के पास उनका प्रमाण, कोई ऐसी चीजें नहीं देखेंगे। राज्य सरकार पे वो आरोप जो है ना टैग हो जाते हैं, चस्पा हो जाते हैं और जवाब देना पड़ता है। इसलिए जब वो आरोप लगाते रहे तो सरकार के जो बीजेपी के जो नेता है वो उसका जवाब देते रहे। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए एक चीज और है, मैंने जो समझा है कि कांग्रेस पार्टी की नीति यही थी, रणनीति यही थी कि चुनाव जो है ना, यदि मोदी जी वर्सेस कांग्रेस हो जाता तो मोदी जी का जो ग्राफ है देश में इस समय, नो डाउट, वो दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार रही। पहले जब वो आए थे तब 1 मई को उन्होंने ज्वाइन किया था, 4 महीने बाद चुनाव हुए और 114 सीट लेकर आए। अब वो पूरे 3.5 साल तक मध्य प्रदेश में रहे, 4 साल तक, तो उन्होंने पूरा राज्य को समझ लिया, भांप लिया, मतदाताओं का मूड भांप लिया। ठीक है शर्मा जी, आपकी बात आ गई है और महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरा चुनाव है वो कन्वर्ट हुआ, कांग्रेस वर्सेस या कमलनाथ वर्सेस शिवराज हो गया। जबकि जो फेस है, अगर हम बीजेपी की तरफ से कहें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने रखा गया। और हालांकि पूरे बीजेपी की ओर से कहती रही कि सामूहिक तौर पर जो लड़ाई है वो सभी लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम की गारंटी या मोदी की गारंटी जैसे जो शब्द आए उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पूरा चुनाव है वो उन्हीं पर केंद्रित है। एक अपडेट है जो हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो मतदान का प्रतिशत है वो आ गया है 11 बजे तक का। ये जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का भी आ गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मतदान का प्रतिशत है वो इस वक्त हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आया है। 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो 27.62% जो मतदान है वो हो चुका है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 19.65% जो मतदान है वो हो चुका है। तो ये अभी तक की एक बड़ी जो अपडेट है मतदान प्रतिशत को लेकर वो है। मैं इसी के साथ में नेहा बग्गा जी के पास जाना चाहूँ। नेहा बग्गा जी, एक बात से तो मैं सहमत हूँ शर्मन नगेली जी की कि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया, लेकिन जो फिगर हैं वो अलग ही बात कहते हैं। जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था, मोदी की गारंटियां, आपने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया। लेकिन मैं कुछ फिगर आपको बताना चाहूँगा। उस फिगर के आधार पर मध्य प्रदेश में 160 से ज़्यादा जो सभाएं या कहें रैलियां हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मतलब अगर कांग्रेस में भी किसी भी नेता के मुकाबले में ये सबसे ज़्यादा है।
लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो उनके करीबन 20, ऐसा आंकड़ा है कि 20 के आसपास में जो सभाएं हुई, एक रोड शो भी उन्होंने किया है। तो जो फेस आपका है उसके मुकाबले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नो डाउट, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और एक बड़ा फेस है आपके, उनका फेस आगे रखा गया। नगीने जी की बात माने तो ये कांग्रेस चाह रही थी कि ऐसा हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे उनकी मदद हो जाएगी, कांग्रेस की मदद हो जाएगी? मेरा मतलब ये है। देखिए, कांग्रेस पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकल कर आती है शरद जी। आप भी जानते हैं कि 5 साल में कब कब कांग्रेसी समझ में आता है, जनता के बीच में है। और पूरे चुनाव प्रचार में भी आप देख लेंगे तो कौन कितनी बार कहाँ दिखा, आप याद कर लीजिए। उदाहरण एक ही दे देती हूँ, जनता समझदार है, समझ जाएगी कि कांग्रेस कितना धरातल पर है। पृथ्वीपुर गए थे अभी कमलनाथ जी अपने प्रत्याशी नितिन जी के लिए, राठौर जी के लिए प्रचार करने के लिए, और कहा कि जब ये पैदा हुए थे उस समय मैं आया था। तो जिन कमलनाथ जी को इतना विजनरी, इतना ग्रैंड, इतना बड़ा बताकर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करती है, जिनका 45 साल का राजनीतिक अनुभव है, जो केंद्र की राजनीति में रहे, लगातार मध्य प्रदेश से सांसद बनकर गए, वो मध्य प्रदेश नहीं देखा हुआ है उन्होंने, वो मध्य प्रदेश की तासीर नहीं जानते, मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं जानते। अभी आदरणीय प्रियंका गांधी जी आई थी, वो चंबल नहीं जानती थी, ग्वालियर चंबा चंबा करके यहां से चली गई, और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। तो इसीलिए धरातल पर अगर कोई जनता के समक्ष 24 घंटे 365 दिन रहता है, चुनाव हो चुनाव ना हो, गंभीरता से अगर जन समस्याओं को लेकर, विकास के एजेंडे को लेकर चलता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास विजन भी है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा रोड मैप भी है कि किस प्रकार से प्रगति के पथ पर मध्य प्रदेश को लेकर जाना है। मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो 2-3 उदाहरण मैंने आपके सामने अभी कुछ दिनों के रखे हैं, ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस ने कमलनाथ जी के तौर पर एक कॉरपोरेट मुख्यमंत्री 2018 में थोपा था, जो कभी वल्लभ भवन से बाहर जिन्होंने कभी झांक कर नहीं देखा, और जो इतना बड़ा व्यक्ति हो, जो हेलीकॉप्टर से नीचे चलता ना हो, आपको लगता है कि वो आम जन की समस्याओं को समझ पाएंगे? और फिर क्या होता है कि अपने ही विधायकों, अपने ही नेताओं को घड़ी दिखा के चलो 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 चलो, टाइम नहीं है, कॉर्पोरेट स्टाइल में। ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि जनता को जन सेवक चाहिए। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का काम है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को झोंक कर काम करते हैं, जनता उनको स्वीकार करती है। ठीक, मिथुन जी, मैं आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं भी एक उदाहरण से शुरू करूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो जमीन पर रहने के दावे करती है, उसके नेताओं ने ये कहते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया है कि साहब मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, दिन में 8 सभा करनी थी, 5 तो मैं हेलीकॉप्टर से करने वाला था। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय को जनता के ऊपर थोपने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसको आज प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव लड़ा रही है कि भैया तुम ही इज्जत बचा लो, जिसको शर्म आती है कि शिवराज चौहान जी ने जो 15-20 साल में मध्य प्रदेश में किया है, उनको अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए मुख्यमंत्री के चेहरे का, वो भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया है, ये कह करके कि नरेंद्र मोदी जी तो रेवड़ी की बात करते हैं, हम तो यहाँ पर महिलाओं को पैसा देंगे। और जिन नरेंद्र मोदी को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में अलग ही भाजपा चल रही है, वो ये कहते हैं कि साहब हमारे सभी राज्यों में 100 रुपए से नीचे जो है पेट्रोल है, मध्य प्रदेश में 108 रुपए का भोपाल में बेचा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो नरेंद्र मोदी जी जो खुद क्लेम नहीं कर सकते 2022 में किसानों की आय दुगनी हो गई, यहाँ मुख्यमंत्री जी अपनी एक अलग भाजपा चलाने कह रहे हैं साहब हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी कर दी, जबकि किसानों की हाय इन्होंने दुगनी कर दी। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने भ्रष्टाचार का 50% का वो मॉडल बना के रखा है कि इनके खुद के मंत्री यहाँ कहते हैं कि जो रिश्वत है, महेंद्र सिसोदिया जी, उनको मानना है कि रिश्वत जो है भगवान को चढ़ाने वाला प्रसाद है। इस तरीके का शासन जिन्होंने चला करके रखा है, उस भारतीय जनता पार्टी की तो भगवान ही मालिक है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आ रही है कि ऐसा व्यक्ति जो 18 साल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उसको दोबारा ये लोग मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रहे हैं। पता है कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की महिलाएं, मध्य प्रदेश के युवा भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने वाले हैं हर इनके चुनावी क्षेत्र से, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। कमलनाथ जी से डर इसीलिए लगता है ना कि जिन कमलनाथ जी को दिन रात ये कोसते हैं, उन्हीं कमलनाथ जी ने कथित भारतीय जनता पार्टी के बड़े से एक आरएसएस के मध्य प्रदेश के प्रैक्टिकल मॉडल को 2018 में भी ध्वस्त कर दिया था, और 2023 में तो भारतीय जनता पार्टी विलुप्त होने की इनकी कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी का ये डर कमलनाथ जी को लेकर के अच्छा लगा। हमारे तो प्रत्याशी है कमलनाथ जी, आपको क्यों शर्म आती है शिवराज जी को अपना प्रत्याशी घोषित करने में? इस बात का जवाब जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो बिना दूल्हे की बारात लेकर के अगर आप जा रहे हैं तो जाते रहिए, जनता इसका फैसला करेगी। ठीक है जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसमें कोई दोहराय नहीं है कि जनता को फैसला करना है, और जनता ने क्या फैसला किया है ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज मतदान का दिन है और
BSTV लगातार अपने दर्शकों से और तमाम वो लोग जिन तक हमारी बात पहुंच रही है उनसे हम ये अपील कर रहे हैं कि वो मतदान ज़रूर करें। अगर अभी तक मतदान नहीं किया है और किया है तो बहुत अच्छा है। आप अपनी सेल्फी भी हमें भेज सकते हैं, हम लगातार अपनी स्क्रीन पर उसे दिखा भी रहे हैं। शर्मन नगेली जी के पास मैं आना चाह रहा हूँ। शर्मन नगेली जी, इस वक्त में हम एक जो वोटिंग का परसेंटेज है वो उस पर बात कर रहे थे। तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम लोग ज़िलेवार यानी कि BSTV लगातार दिखा भी रहा है। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं 2018 की, तो 18 में जो वोटिंग का परसेंटेज था वो 75.63% था। 2013 में 72.13% था। इसी तरीके से जो परसेंटेज है, अगर आज के वोटिंग प्रतिशत को देखें, अब तक का जो 11 बजे तक का आया है, तो आज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो आप आखिरी जब मतदान हो जाएगा और आखिरी जो आंकड़े आएंगे उसको किस हद तक देख रहे हैं, कहां तक जाएगा और इस वोटिंग परसेंटेज के क्या मायने हो सकते हैं, ये दोनों बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, जितना ज़्यादा मतदान प्रतिशत होता है उतना ज़्यादा ये होता है कि जो मतदाता है वो जागरूक हो गया है और वो किसी एक दल के प्रति जो है ना अपना मतदान देने का प्रयास करने के लिए घरों से निकला है। तो अब वो अभी तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतदाता जो है ना वो शाम 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान करता है उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात सही है कि जो यंगस्टर हैं, जो यूथ हैं, जो महिलाएं हैं, वो धीरे धीरे निकल नहीं अपने घरों से मतदान करने के लिए। और एक जो बहुत बड़ा चंक है, जो जैसा कि माननीय शरद जी मैंने बताया था कि 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर है और 20 से 29 साल का वोटर जो है ना वो 1,41,85,000 के लगभग वोटर है। यदि ये वोटर निकल आया, इन्होंने वोट कर दिया, तो वो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। वो सत्ताधारी पक्ष के साथ भी जा सकता है, वो विपक्ष के साथ भी जा सकता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो भी राजनीतिक दल अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो, वचन पत्र, घोषणा पत्र वो उन लोगों तक अपनी विचारधारा को बता देगा, रिझा लेगा, अपने पक्ष में कर लेगा, उसकी सरकार बन जाएगी। मैंने शुरू में भी कहा था। लेकिन मेरी एक दो और चिंता है माननीय शरद जी, एक पत्रकार के नाते, कि इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा वायलेशन किया है, जो भी हिंसक घटनाएं हुई हैं। दूसरा, दोनों राजनीतिक दल, हालांकि एक दल ने तो 1 महीने पहले जारी कर दिया था अपना वचन पत्र, दूसरे दल ने भी 1 हफ्ते पहले जारी किया। तो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी विचारधारा वचन पत्र को जनता तक, मतदाता तक पहुंचाने के लिए संजीदा नहीं दिखे। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मतदान प्रतिशत है, हालांकि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, जो सिटिंग पार्टी है, उसको नुकसान होता है। तो क्या आप इस बार का भी आंकलन वैसे ही देख रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, हालांकि 3% के आसपास अगर 13 से 18 के बीच की करें तो, लेकिन नुकसान बीजेपी को हुआ और बीजेपी की सरकार, हालांकि बाद में जो कुछ हुआ वो अलग बात है, लेकिन 18 में बीजेपी को सत्ता से जाना पड़ा था। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये 75.63% का जो आंकड़ा है वो बढ़ता है तो क्या इसका नुकसान मौजूदा जो सरकार है या मौजूदा जो सत्ताधारी पार्टी है उसको होगा? देखिए माननीय शरद जी, ये कहना बहुत मुश्किल है। मैंने जो बीच में कहा था ना कि 22 लाख वोटर जो है ना वो फर्स्ट टाइम वोटर है, और 22 लाख वोटर ने सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार को देखा है, उसने किसी दूसरी सरकार को नहीं देखा है। जो 20 से 29 साल का वोटर है उसमें से एक अच्छा संख्या का वोटर जो है ना, उन्होंने भी इसी सरकार को देखा है। तो अब वो किसके पक्ष में मतदान करेगा? और ये दोनों जो वोटर हैं, जो 1,63,00,000 से अधिक के लगभग हो रहे हैं, इन्होंने, इसमें लाडली बहना भी शामिल है जो कम एज की हैं, उन्होंने तो सिर्फ इसी सरकार को देखा है। और वो डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के इस दौर में, इस एज में जी रहे हैं। इसके पहले के जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव में, उन चुनाव के दौरान में इतना ज़्यादा इस्तेमाल, प्रभाव सोशल मीडिया का नहीं होता था। होना प्रारंभ हो गया 2014 के लोकसभा चुनाव से, लेकिन इतना कम होता था। इस चुनाव में तो कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी प्रचार सामग्री को भी नहीं छपाया, क्योंकि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का दौर है। तो उन्होंने कहा जो कुछ है हम उसी के माध्यम से अपनी सारी चीज़ों को पहुंचाए। और देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने तो अपना मैनिफेस्टो भी जो है ना सिर्फ डिजिटली भेजाया, उन्होंने प्रिंट की कॉपी पहुंचाने का उतना प्रयास नहीं किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है
कि चूंकि ये जो चंक है, इतना बड़ा मतदाता है, ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के दौर में जी रहा है। अब ये किसके पक्ष में मतदान करेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो पुराने जो आंकड़ों का आपने बोला कि पुराना ट्रेंड है, तो ट्रेंड जो है ना वो बदलता रहता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम पूरी की पूरी पीढ़ी बदल गई है और 5 से 7% नए मतदाता जुड़ गए हैं। ठीक बात किया आपने। और ये जो बात कह रहे हैं शर्मन जी, उसको मैं कुछ आंकड़ों के ज़रिए ये साबित भी कर देता हूं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो पूरा 2008 का भी आंकड़ा है और 2008 में भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो 69.78% था, जो 2013 में बढ़ा था, यानी कि 72.13% हुआ था। लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बावजूद सत्ता परिवर्तन की कोई स्थिति देखने को नहीं मिली थी। तो निश्चित तौर पर ये बात कहना पुख्ता तौर पर कि क्या नतीजे होंगे 3 तारीख को, अगर मान लीजिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ता भी है तो देखना होगा क्या आएंगे। लेकिन हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ, जैसा शर्मा जी ने कहा कि बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो इस चुनाव में काम कर रहे हैं। जो योजनाएं हैं, लाडली बहना की बात करें, कांग्रेस की तरफ से लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी, और भी कई जो योजनाएं हैं जो वादे किए गए हैं, सिलेंडर, सस्ता सिलेंडर देने की बात की है, एक वो मुद्दा भी काम कर रहा है। यंग वोटर है, वो फैक्टर भी है। एजुकेशन को लेकर भी बहुत सारे जो वादे हैं वो किए गए हैं। तो ये कहाँ तक काम करेंगे ये देखने वाली बात बिल्कुल होगी। सर, रुकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, मेरी सहयोगी नैंसी हमारे साथ जुड़ी हुई। नैंसी, क्या कुछ खबर? बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट चुनाव के बीच बैतूल से सामने आया, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में 2 पोलिंग सेंटरों पर विवाद छिड़ गया। दरअसल बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा विवाद में कूदे, जो स्थिति बिगड़ते देख सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंच गया था। तो आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिली। बैतूल से ये बड़ी खबर, चुनाव के बीच एक बड़ा अपडेट मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल भी मौके पर पहुंचे हैं और दोनों पक्षों के बीच में जमकर बहसबाजी और विवाद छिड़ा था, जिसके बाद स्थिति गंभीर होते देख बीच बचाव के लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया था। वीवीएम कॉलेज का ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां पर मतदान जारी है। ऐसे में जगह जगह हर विधानसभा क्षेत्र में मतदान जारी है, मतदाता पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और अब ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई और इस झड़प को गंभीर होता देख वहां पर मौके पर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल भी मौके पर कूद पड़े। आपको बता दें, बैतूल के कांग्रेस विधायक निलय डागा के बीच ये विवाद हुआ था। और कृतिका, चूंकि लगातार चर्चा जारी है, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महापर्व इस वक्त जारी है। वैसे में चर्चा चूंकि स्टूडियो में भी लगातार जारी है, चाहेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल नैंसी, लगातार हम देख रहे हैं, पल पल का अपडेट बता रहे हैं। कई जिलों से कई तरह की खबरें आ रही है और ये बेहद ही एक दुखद खबर है, बड़ी खबर अपने आप में हो जाती है। और लगातार BSTV पर हम पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। लगातार हम BSTV द्वारा अपील भी की जा रही है, जो मतदाता अभी भी अपने घरों से नहीं निकले हैं वो घरों से बाहर निकले, मतदान करें। आपसे यही एक अपील BSTV की है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। फिलहाल बने रहिए लगातार आप BSTV के साथ।